हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं हम लोग, है ना। तो हमने कहाँ से यात्रा स्टार्ट करी, हमने कोऑर्डिनेट्स लिखते सीखे, उन कोऑर्डिनेट्स को फिर हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में लिखा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर बोला। उसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने में कामयाब हुए, और मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, अंडर रूट करके हम लोगों ने निकाला था। और डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक डायरेक्शन तरीका है तो एंगल से, जो कि एंगल को हम लोग आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। जब ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेंगे तब एंगल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक तो एंगल के फॉर्म में हम डायरेक्शन देख सकते हैं, और दूसरा हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज से हम एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए गाइस, कई बार क्या होता है ना, कई सारे स्टूडेंट को पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है, और वहीं पे वो 10-15 दिन 20 दिन अपना माथा खपाते रहते हैं, तब तक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है और स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्या होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। तो इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखेंगे, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, अभी हम बहुत इजी चीज़ें सीख रहे हैं। अभी आपके लिए शुरुआती दिनों में हो सकता है ये बड़ी बड़ी चीज़ें लगे, और कई बार क्या होता है ना, ऑफलाइन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, नई बैच बनाने के चक्कर में आपको वेक्टर ही पता चले 2-3 महीने तक पढ़ाते रहते, और उसको इतना एलोबरेट कर करके पढ़ा देते हैं, और लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि यही पता नहीं बहुत यही फिजिक्स है शायद। बट एक्चुअल फिजिक्स जब स्टार्ट होती है और आप कोचिंग वालों के पास टाइम कम होता है, तब वो फटाफट निपटा के घास काटते हुए चले जाते हैं, तो आपके एक्चुअल टॉपिक तो वीक ही रह जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो चीजें इजी है उसको बहुत हवा नहीं बनाएंगे, उसको इजी तरीके से पेश करेंगे। हाँ, कुछ स्टोरी इसलिए डाली है ताकि आपको रिलेवेंसी रहे। जैसे हमने गार्ड वाला एग्जांपल लिया था तो उसको कितनी जगह पे हमने रिलेट किया, उसको वापस कोऑर्डिनेट में भी यूज किया, सारा चीज किया, ठीक है। चलिए तो आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये लेक्चर खत्म होते होते आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा कि क्या पोजिशन वेक्टर है क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों में बहुत अच्छे से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। चलो मजेदार तरीके से सीखते हैं। सपोज करिए हम क्या करते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हमें अगर एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाना हो, मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पे है, इसको ए पॉइंट बोल देता हूं मैं, एक पॉइंट यहां पे है, इसको बोल दिया मैंने बी पॉइंट। क्या बोल दिया, बी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। यहीं पे क्वाड्रेंट वगैरह बने होंगे और आपको यहां पे ए पॉइंट और बी पॉइंट दे रखा है। सपोज करो इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, है ना, आपको क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स भी इनके गिवन है। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि इस ए का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग थर्ड डायमेंशन में ही ले लेते हैं। पता चले मैं पहले 2D में सिखाऊं फिर 3D में सिखाऊं, अलग अलग कॉपी के पेज भराने का कोई मतलब नहीं, आप सीख गए, जो 3D में होगा वही 2D में हो जाएगा, है ना। चलो तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो x1 y1 और z1। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर आपने तो 2 ही एक्सेस बनाई, 3 कैसे लिख दिया। अरे तीसरी भी है, मान लीजिए अभी कि थर्ड डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं, 3D में देख रहे हैं, और 3D में इस a का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और z1, ठीक है। अभी मुद्दा हमें एक्सिस समझाना नहीं है, मुद्दा दूसरी चीज समझना है। चलो बी का कोऑर्डिनेट देखें, बी का कोऑर्डिनेट देखें x2 y2 z2, है ना, ये हो गए हमारे बी के कोऑर्डिनेट। और आपसे अगर पूछे कोई, आपसे पूछे कि भाई हमें ए से लगाकर बी तक जाना है, क्या बोला आपको, ए से लगाकर बी तक जाना है, और आपको इसका, है ना, सपोज करो आपको कहां से जाना है, ए से लगाकर बी तक जाना है, तो जिस साइड में जाना है उधर एरो लगा देते हैं हम लोग, है ना, जिधर की साइड में जाना है उधर एरो लगा देते। तो ए से हमने स्टार्ट किया, किधर जा रहे हैं, बी तरफ जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हम एरो बना देते हैं, ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया। अब मैं आपको एक अगला स्टेप बोलता हूं, अभी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको बोलूं सिंपली कि भाई आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। पोजीशन वेक्टर तो लिखता आता है, बिल्कुल आता है। पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको, किसका, पोजीशन वेक्टर लिखना है बी का, किसके रिस्पेक्ट में सर लिखे, है ना, क्या लिखना है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है। क्या लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखना है। कोई बात नहीं सर, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं है। हम यहां का पोजीशन वेक्टर लिख देंगे इसके रिस्पेक्ट में, लिख देंगे सर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे।
बट सर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये तो हमने पहली बार सीख रहे हैं, हमको हमारा दिमाग ही क्लिक नहीं किया कि इसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि इससे पहले जो पोजीशन वेक्टर देखते थे तो आपने तो बोला था कि सर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखना है हमेशा पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल, वो बात भी सही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने चूंकि पहले बोल दिया है कि भाई पोजीशन वेक्टर तो विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ओरिजिन है, बट आप यहां पे सर पोजीशन वेक्टर भी बोल रहे हो और साथ में बोल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ए, बट ए के तो कोई दूसरे कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन तो नहीं, उसके तो कोई दूसरे कोऑर्डिनेट है, उसके तो कोई दूसरे कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रही बात क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैंने बोला कि भाई आपको ध्यान से सुनना कि पोजीशन वेक्टर लिखना है किसका, बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो आपने बोले हम ही भर ली, हाँ सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख देंगे। और जैसे आप लिखने गए तो आपके दिमाग में क्या हुआ कि सर आपने तो बोला था पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है, बट ओरिजिन तो यहां रह गई, आप तो वहां पूछ रहे हो। इसीलिए हम लोगों ने चूंकि पहले बोला है कि पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, ओरिजिन होता है, बट ये तो ओरिजिन नहीं है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर को यहां पे, क्योंकि एक नाम यूज कर चुके, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो हमने नाम बदल के बोल दिया इसका कि अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं हो, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं हो, किसी अदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आई कहानी? बहुत बहुत आसानी से मैंने समझाया आपको कि भाई आपको मैंने जैसे ही बोला कि पोजीशन वेक्टर लिखना है तो आपके दिमाग में खटका कि सर आपने पिछली क्लास में, आप तो बहुत होनहार बच्चों, पिछली क्लास में भी मैंने जो बोल रखा सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ रखा, तो आपको तुरंत क्लिक किया कि सर पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन के फॉर्म में लिखाया जाता है। आप यहां पे ओरिजिन तो है ही नहीं, ए पॉइंट तो कुछ दूसरा ही पॉइंट है, तो इसीलिए हमने क्या बोला, एक काम करो पोजीशन वेक्टर को कट कर दे, उसको बोल दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर सिर्फ हम कब बोलेंगे, कब यूज करेंगे ये टर्मिनोलॉजी पोजीशन वेक्टर की, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, चलो समझ में आया। तो अब हमें इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब आपको एक बात तो क्लियर है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब भी लिखना हो किसी पॉइंट का, तो वो अदर देन ओरिजिन होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होगा तो क्या हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बस इतना से डिफरेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाए, इसको लिखने के दो तरीके। अब देखो यहां पे, अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट का इंडिविजुअली पोजीशन वेक्टर अगर देखें इनका, है ना, इनका अलग अलग पोजीशन वेक्टर देखें तो वो कैसे बनेगा देखना। अगर मुझे यहाँ का पोजीशन वेक्टर लिखना है, ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बनता है पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर। बी का पोजीशन वेक्टर देखूंगा तो बी का पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, ये बनता है बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर इसके पोजीशन वेक्टर को मैं बोल देता हूं R1, या ऐसा बोल देता हूं, इसको R1 बोल दो, एक काम करो, या RA बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको बोल दिया, इसके पोजीशन वेक्टर को बोल दिया मैंने R2, इसके पोजीशन वेक्टर को बोल दिया R2, है ना, R2। तो ये वाली जब लेंथ लिखेंगे, ये जो लेंथ लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक काम करते हैं पहले, अगर इसका, चलो पहले लिख देते हैं कि इसका अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका R2 का पोजीशन वेक्टर माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 का डिफरेंस कर देना है, और इसको जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखना है तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हमारा, ये बोल दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको कैसे सिंबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से कर दिया। ठीक है, और ये है हमारा R2 माइनस R1, या यूं कहें ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, है ना, ए से बी की तरफ जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये हो गया R1। ठीक है, अब देखो, अब आपको पोजीशन वेक्टर तो निकालता आता ही है, बिल्कुल सर आपने सिखाया कि पोजीशन वेक्टर अगर मुझे R1 का निकालना है, R1 का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, तो यहां से पोजीशन वेक्टर सिखाया कि जो कोऑर्डिनेट है उसमें वेक्टर का फॉर्म लगा दो, x1 y2 j कैप प्लस z, अरे नहीं y2 नहीं आएगा, y1 j कैप और z1 k कैप। ठीक है सर, कर दिया। नेक्स्ट हमारा R2 का अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है,
इस तरीके से दोनों पोजीशन वेक्टर लिख दिए। अब दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है, दोनों को माइनस करना है। सीखेंगे माइनस कैसे करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, और मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तब मेरे मन में भी डाउट हुआ कि सर आपने कैसे बोल दिया कि भाई ये R2 माइनस R1 ही होगा, हमें कैसे पता लगेगा? मैं तो R1 माइनस R2 भी तो बोल सकता हूं, है ना? तो आपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा कि R2 माइनस R1 ही है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक तरीका लॉजिकल भी बताऊंगा, एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। देखो, तो एक तरीका तो ये है कि भाई हमें किसमें से क्या माइनस करना है। तो जिस साइड में हम जा रहे हैं, सपोज करो जिसका हमें जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, उस डायरेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा उसमें से जहां से आ रहे हैं हम लोग, कहां से आ रहे हैं? ए से आ रहे हैं। किधर की जा रहे हैं? बी को जा रहे हैं। तो जिस तरफ डायरेक्शन एरो करके जा रहे हैं हम लोग, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस कहां से आ रहे हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई हेड वाला जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से टेल वाला पोजीशन वेक्टर, है ना, ये जो एरो है तो इसका ये हेड रहा, ये टेल रहा, तो हेड वाले पोजीशन वेक्टर में से टेल वाले को माइनस करेंगे। ऐसे भी याद रख सकते हो। आगे चल के मैं आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ट्रायंगल लॉ, है ना। ट्रायंगल लॉ में अभी समझ लीजिए, ताकि आप ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको, इस पॉइंट को अभी आप लिखे रहने दीजिएगा, समझ लीजिए, सुन लीजिए। जब ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कैसे कि सपोज करो, मान लो मैं इसको, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है? ट्रायंगल लॉ में होता है कि एक एरो इधर गया, उसके बाद में एक एरो ऐसे गया, है ना, इस डायरेक्शन में दो एरो चले गए, और जो रिवर्स हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं ए वेक्टर, इसको बोलते हैं बी वेक्टर, और ये क्या कहलाता है? ए प्लस बी, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये ट्रायंगल लॉ, ये ट्रायंगल लॉ अभी हम पढ़ेंगे, डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी सिंपली आपको एक पॉइंट रिलेट करवा रहा हूं, क्योंकि ये जो माइनस वाली चीज होती है ना, R2 माइनस R1, ये बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत रहती है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको बहुत दिक्कत रहती है कि सर किसमें से क्या माइनस होता है, और यहीं पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डराता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा कि भाई ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, तीन जो हमारी लाइंस होती, तीन वेक्टर होते हैं। हम ये है हमारा रिजल्टेंट, ए की तरफ गए, फिर बी की तरफ गए, और रिजल्टेंट, जैसे हमारे गार्ड वाले एग्जांपल में भी आप समझ सकते, 30 मीटर इधर चले, 40 मीटर इधर चले, दोनों का टोटल रिजल्टेंट आया। अब समझिए आपको कि इसको थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखिए। ये R1 है ना, इसको मान लेते हैं ए बी वेक्टर मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? ए बी वेक्टर, इस लाइन को ए बी वेक्टर मान लेते हैं। तो देखो, अब ट्रायंगल लॉ मान लो, थोड़ी देर के लिए लगाते हैं यहाँ पे, तो R1 AB1, और वापस उल्टा एरो कहाँ मिल रहा है? सेम एरो के डायरेक्शन में चल रहा है, सेम एरो की, जहां रिवर्स मिल जा रहा है वो उसका रिजल्टेंट बन जा रहा है। तो अगर यहाँ ट्रायंगल लॉ देखूं मैं, तो ये क्या हो गया? R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू हमें क्या मिला? रिजल्टेंट R2। जहां पे हमें अपोजिट एरो मिल जाता है, अपोजिट एरो मिल जाता है, वो उसका रिजल्टेंट बन जाता है। देखो कंपेयर करो, तो यहाँ R1 ए बी वेक्टर, और फिर मिल गया रिजल्टेंट। तो अब अगर मुझे यहाँ से ए बी निकालना है, तो ये क्या हो गया? R2 माइनस R1, है ना। आ गया कि नहीं? यहाँ से भी समझ सकते हो। अब किसी के दिमाग में चला कि सर मैं कहीं ये यहाँ ए से बी ना जाते हो, बी से ए जाऊं तो सर, तो उस केस में पलट जाएगा भाई, उस केस में R1 माइनस R2 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये सब चीजें याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये इलोबरेट करने के लिए कि आप घबराए नहीं कि किसमें से क्या माइनस हो रहा है। आपको लॉजिकल भी बता दिया। दूसरा चीज है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जहां पहुंच रहे हैं, जिस पॉइंट का लिख रहे हैं, उस पॉइंट में से जहां से आ रहे हैं टेल वाले का माइनस करना, हेड में से टेल को माइनस करना। हेड हमेशा वही रहेगा जहां पे जाना है, समझ में आया? तो आज से हम सीख गए कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। अब चलो माइनस करना है। अब माइनस करना है तो देखो, दो पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है हमारा? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, है ना, और इसको लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, है ना, बी पॉइंट। और ये दोनों के दोनों क्या है? पोजीशन वेक्टर बोल दिया तो लिखने की जरूरत नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ओरिजिन है। विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ओरिजिन है। ठीक है, बट यहां पे जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा तो ये ओरिजिन के अलावा पॉइंट है ना, जिसका मतलब है क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोगों ने लिख भी दिया। और अगर नहीं भी लिखेंगे आगे चल के और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं है। चलो अब माइनस करना है। अरे सर माइनस और प्लस तो आपने सिखाया ही नहीं, अभी तो आप ट्रायंगल लॉ में एडिशन वगैरह सिखाओगे। बिल्कुल सिखाऊंगा, बट थोड़ा तो नॉलेज रखते ही ना हम लोग। क्या करना है कि भाई आई में से आई, है ना, सेम कैटेगरी का माइनस करना है हमें। तो आई में से आई को माइनस कर देंगे, जे में से जे को, और के में से के को माइनस कर देंगे। तो बस यही करना है हमें,
सीख गए हम 2 मिनट में क्या था इसमें। चलो तो क्या करें हम लोग, देखो इसमें से x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और i कैप, ठीक है, देन प्लस y में से y2 है ना, तो y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है, प्लस z2 माइनस z1 और k कैप। ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, और सॉरी पोजीशन वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जमा दिया अगर आपने, ये आपका क्या रहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा, और आगे चल के आपको इसका वो निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो इसी वेक्टर का क्या करेंगे, रख देंगे और इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो इसका मैग्नीट्यूड चढ़ा देंगे, है ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिएगा तो हम क्या करेंगे, ये रख देंगे और इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, जैसे वही से सारी चीज वही के वही जैसे हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर में सीखा था। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है छोटा सा, अभी आपको करा ही देता हूं मैं, चलो दोनों डिफरेंस अलग से बता देता हूं। सपोज करो ये पोजीशन वेक्टर है ना, तो यहां पर क्या था पोजीशन वेक्टर में कि सपोज करो ये ए पॉइंट था, है ना, तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये था पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट था और हम लोग ओरिजिन से हम लोग देख रहे थे। अब सपोज करो मैं ओरिजिन अगर चेंज कर दूं यहां पे क्या कर दूं मैं, ओरिजिन अगर चेंज कर दूं, ये मैंने ओरिजिन चेंज कर दी, क्या कर दी मैंने, ओरिजिन को चेंज कर दिया, ओरिजिन को मैंने चेंज कर दिया। जैसे ही मैं ओरिजिन को चेंज करूंगा तो मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि सर ओरिजिन चेंज हो गई है और पोजीशन वेक्टर तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, तो भाई ये चेंज हो गया है तो अब पोजीशन वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर विल चेंज या ऐसा कर देंगे, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन, कि ओरिजिन को अगर आप चेंज करोगे तो पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर डिपेंड कर रहा है। चलो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बारी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखते हैं। सपोज करो ये 2 पॉइंट है, अभी जैसे हमने बनाया ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था और किसके रिस्पेक्ट में था, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, सॉरी नॉट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ये इंडिविजुअल जो पोजीशन वेक्टर वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था और ये ओरिजिन थी। अब मान लीजिए यहां पर अगर हम लोग ओरिजिन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओरिजिन चेंज कर देते हैं, तो जैसे ओरिजिन चेंज करेंगे तो आप देखो कि अभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्या वो दोनों के दोनों पॉइंट क्या है वहीं बने हुए हैं, डिफरेंस तो वही है ना। इस लाइन में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, बट आप देखो पोजीशन वेक्टर में क्या हो गया, ये आपके दूसरे कलर वाली और ये रेड कलर वाली दोनों की लेंथ में चेंज है, बट यहां पर क्या अभी भी ए बी है, इस ओरिजिन यहां पे ओरिजिन था तब भी ये ए बी था और ये ओरिजिन था तब भी ये ए बी था, क्योंकि ए बी असल में क्या है, 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 2 पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम यहां से एक नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द ओरिजिन, इंडिपेंडेंट टू द ओरिजिन, ठीक है। चलो तो ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार थ्योरी में पूछ लेते हैं, और भी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, बट जो जो काम का रिलेवेंट पोजीशन पे लगेगा वो वहीं पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन चेंज करेंगे तो पोजीशन वेक्टर देखो लेंथ चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज होगा, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो ओरिजिन चेंज कर भी दी तो ए बी तो का जो डिफरेंस है वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो लेंथ तो वहीं के वहीं है। इसका मतलब है कि ओरिजिन पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकालेंगे। और इन शॉर्ट आप ये समझिए कि भाई जब भी हमें पोजीशन वेक्टर बोले तो बाय डिफॉल्ट वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले मतलब वो किसी 2 पॉइंट के बीच का है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बिल्कुल नहीं होना कि पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। कई सारे स्टूडेंट इसी में 10-15 दिन बिगाड़ देते हैं, बट आपको नहीं बिगाड़ना क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का, वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालता है, डायरेक्शन निकालता आता है, वही खेल करना है आपको जैसा हम लोग करते हैं। चलो अब सर एक दो न्यूमेरिकल हो जाए तो मजा आ जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे हमें ग्रिप आ जाएगी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो तो कॉन्फिडेंस वाला एग्जाम है। चलो मैंने डेफिनेशन लिख दी स्टैंडर्ड, वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, डिफरेंशियल वेक्टर बार बार आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है? ये है फाइनल पोजीशन, यहां जहां से स्टार्ट करते हैं वो इनिशियल पोजीशन, जहां पहुंच जाते हैं फाइनली वो फाइनल पोजीशन। डेफिनेशन लिखिए आपके लिए, बाकी आपको समझा दिया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल फ्रॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड। यही तो समझा है कि हेड में से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो बी में से हेड में से टेल के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। यही तो हमने सीखा है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपके लिए छोड़ दिए ताकि आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप समझा सको। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम -1, 2 to 2, 2, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो यहां पर क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये 2 डायमेंशन है ना, क्योंकि दो एक्स और वाई दे रखा है, जेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये 2 डायमेंशनल है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव इधर, इधर निगेटिव एक्स का, इधर वाई का निगेटिव। चलो कोऑर्डिनेट बनाते आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। -1, 2, -1 कहाँ है? एक्स एक्सिस का माइनस, मतलब इसको हम लोग ऐसा ले लें, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहां पर ये है -1 और y में क्या है 2 + 2, तो इसका मतलब है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आप समझाने के लिए, नहीं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको बोल देते हैं a पॉइंट, इसको बोल देते हैं b पॉइंट थोड़ी देर के लिए। इसको बोल दिया a पॉइंट कहाँ है? -1, 2 पे। देन आपका कहाँ है 2, 2, x में भी 2 और y में भी 2, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2, 2, ये हो गया b पॉइंट, ठीक है। और आपसे पूछा है कि भाई कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लगा के हम कहाँ जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं हम, वापस से वही पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर कहाँ से कहाँ तक, देखो एक तो ये पोजीशन वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर है ना, r1 बोल दिया, और टेल भी बोल सकते हो, r1 भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति हो, ठीक है। दूसरा पोजीशन वेक्टर कौन सा? ये हो गया r2। तो भाई r2 में से आपको क्या माइनस करना है? r2 - r1, तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ, नॉट पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो गलती से ऐसा निकल जाए ना पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो समझ जाना है ना, कॉमन सेंस लगा लेना, सर से गलती से निकल गया है, ठीक है, ध्यान नहीं रहता है। चलो तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फटाफट अब क्या करें हम लोग, देखना यहां पर पहला क्वेश्चन है, तो मैं बहुत आराम से बता देता हूं कि r1 अगर मुझे निकालना है यहां से यहां तक का, तो यहां पर क्या है, माइनस कुछ नहीं तो i के, ठीक है, +2j के, है ना, y के जितने भी y एक्सिस पे जो भी है कोऑर्डिनेट्स को हम लोग काय में रखते हैं, j कैप के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। r2 देख लें, तो r2 में x क्या है, 2i कैप और 2j कैप, है ना। x के जो कोऑर्डिनेट है वो i के साथ में लिखेंगे, i कैप के साथ में, और y के कोऑर्डिनेट j कैप के फॉर्म में लिखेंगे। बस अब माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे से देखना, इसमें माइनस करेंगे तो 2 ध्यान से करना है ना, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो r2 में i कैप माइनस करेंगे तो 2i कैप माइनस और माइनस पहले से है ना, -i कैप पहले से माइनस है, ठीक है, या i कैप का माइनस प्लस। अब इसका करेंगे तो 2j माइनस 2j, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखना यहाँ पे 2i और माइनस क्या हो गया, +i कैप हो गया, प्लस यहाँ पे ये क्या हो गया, 0j कैप, है ना। j कैप कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0 मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका मतलब है कि सिंपली आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3i कैप आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, यहां से जाते टाइम पे आपका क्या है, मैग्नीट्यूड इसका जो लेंथ है वो कितना है, 3 है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप की तरफ। देखो आपको भी दिख रहा है कि 2 से 2 जा रहा है, इसका मतलब ये किस साइड में जा रहा है, देखो ग्राफिकली भी दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन देखो क्या आया, ये आई क्या डिनोट कर रहा है, आई क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, डायरेक्शन दे रहा है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ आप देखो ग्राफिकल तरीके से भी देखोगे ये लेंथ, तो क्या मिल जाएगी,
ये है आपका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर ये 2 के बराबर। तो देखो ये लेंथ कितनी है, 2 + 1 3 है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की लंबाई कितनी है, 3 है, और डायरेक्शन किस साइड में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। देखो हमारा मैथमेटिक्स करके भी वही चीज आ रही है जो ग्राफिकल हमें नजर आ रही है ना। खूबसूरत क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से डील करना है। तो यही जो अब देखो, ये जो सिंपल सा था, इसलिए हमको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप डायरेक्टली देख के भी कर देते, बट इतने सिंपल आएंगे नहीं ना। अब फलाना कोऑर्डिनेट यहां से वहां देते तो हम कहां ग्राफ पेपर बनाते रहेंगे कि हाँ यहां से ये होगा ये होगा। ये तो ईजी था इसलिए दिख गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे मैथमेटिक्स पे बिलीव कर रहे हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स चीज को मैथमेटिक्स क्यों यूज कर रहे हैं, भाई कॉम्प्लेक्स चीज को ईजी बनाए हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो हमें दिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत दे तो मैथमेटिक्स की हेल्प से उसको इजी बना देते हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स को इजी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट P2, 3, 5 टू पॉइंट Q 3, 4, 5 इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज। अब देखिए क्या है कि पिछला क्वेश्चन जो किया था हम लोगों ने वो 2 डायमेंशनल था, एक्स और वाई एक्सिस था, बट यहां पर क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों इन्वॉल्व है। अब देखो हम सीख गए कि भाई अब बार बार आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये तो पहला क्वेश्चन था तो हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया, बट हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां कम टाइम में करना है ना। तो हमें ये बात तो पता लग गई कि बार बार ये हम लोग पोजिशन वेक्टर इसका ड्रॉ करें फिर माइनस करें, उससे ज्यादा अच्छा है कि डायरेक्टली हमने माइनस। देखो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखना कि यहाँ पे असल में x1 y1 और x2 y2, तो x2 - x1 y2 - y1 और i कैप और j कैप पिना दो इनको, यही करना है हमें। तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट सीख गए। फिर हमने देखा कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से भी तो कर सकते हैं इतना तामझाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तामझाम ये तो आपको समझाने के लिए शुरुआत में लिखवाया। अब थोड़े से हम लोग क्या हो गए, थोड़े मैच्योर हो गए टॉपिक में। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर 2 माइनस और माइनस पहले से है तो 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस तो 3 हो जाएगा, 2 - 2 0। तो डायरेक्टली एक स्टेप में कर सकते थे, बस अब सीख गए हम लोग। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो वही चीज है कि P पॉइंट है और ये है Q पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है पार्टिकल, कहाँ से मूव कर रहा है, फ्रॉम पॉइंट P से लगाकर Q तक मूव कर रहा है ना। और P का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5। चलो इतना लिख लिया। अब हमें पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हमें निकालना है, मतलब PQ है ना, PQ वेक्टर अगर निकालना है हमें, तो हमें पता है कि हेड में से, है ना, हेड में से टेल माइनस होगा, हेड में से टेल माइनस होगा। और आप देखो ये क्या है, 3i कैप, ये क्या है, क्योंकि पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड है ना, समझ रहे हो, एक्स वाई जेड। तो हमें इस 3 में से ये 2 माइनस करना है, तो 3 - 2 आई कैप लिख दूं। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, डायरेक्ट लिखते सिखा दिया आपने। फिर क्या करो, y पे जाओ, 4 - 3, 4 y का y है ना, ऐसा मत कर देना x में से माइनस कर दो, y का y में से, है ना, कौन से वाले y में से, जो हेड साइड y है। 4 - 3, हमारे मन में सोच लिया कि भाई ये y का है, बिल्कुल y का है, तो 4 - 3 और y को कौन, y की डायरेक्शन कौन बताता है, j बताता है। उसके बाद क्या करें, देन प्लस 5 - 5, तो 5 - 5 और ये हो गया k कैप। तो इसका मतलब क्या है, अब बस आपको सॉल्व करना है कि 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, आई कैप लिख दो डायरेक्टली। देन 4 में से 3 गया तो 1 बचा, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिख दो, है ना। और उसके बाद देखिए 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया, तो 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, बट आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, 0 k कैप, अदरवाइज हटा भी दो। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, आई कैप प्लस जे कैप। कई बार क्या होता है 0 k कैप लिखा रहता है कई बार ऑप्शंस में, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो आई कैप जे कैप, वो k कैप को देखते ही नहीं ऑप्शन में, अदरवाइज तो वहां 0 था, है ना। तो कई बार ऑप्शन में पता चला आई और जे दिख ही नहीं रहा, आई जे के के फॉर्म में है, बट के के सामने 0 लगा हुआ है, तो वो आंसर आपको पिक करना रहेगा। तो ये रही कहानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मजा आया आपको, क्या सीखे, बहुत अच्छे से हम कोऑर्डिनेट्स को डिकोड करते सीखे कि भाई कोऑर्डिनेट लिखे हैं एक्स वाई जेड, तो उसको आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में ले सकते हैं, है ना।
तो अगर मुझे ऐसा बोला जाता है कि भाई पोजीशन वेक्टर p का लिखो, क्या लिखा जाता है इसी क्वेश्चन में, पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिखो, तो डायरेक्टली मैं क्या करता, 2i कैप 3j कैप और 5k कैप पोजीशन वेक्टर आ जाता। अब देखो डायरेक्टली क्यों लिखते पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो ओरिजिन है ना, ओरिजिन में से -0, इसमें से ओरिजिन माइनस करेंगे तो भाई ओरिजिन पे तो 0,0,0 है, तो डायरेक्टली वही आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोग जो भी कोऑर्डिनेट दिए रखा है उसका डायरेक्ट आई कैप जे कैप के कैप में वेक्टर लगा दो, वो पोजीशन वेक्टर आ जाता है, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में भाई ओरिजिन से कुछ भी माइनस करोगे तो 0 ही माइनस होना है, तो वही आ जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अदर देन ओरिजिन होता है, तो वहां पर इन दोनों कोऑर्डिनेट का अपना अपना x, अपना अपना y, अपना अपना z माइनस कर दो, और x के साथ में कौन है, x एक्सिस को कौन डिनोट करता है, आई कैप, y एक्सिस को कौन डिनोट करता है, j कैप, और z एक्सिस को कौन डिनोट करता है, k कैप। इस तरीके से करवा दिया, तो ये आप सीख गए। देखिए ट्रेडिशनल तरीके से मैं वेक्टर नहीं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका बेसिक्स भी बहुत अच्छे से चले और आप एक्चुअल चीजें जो यूज होगी वो पढ़े। अदरवाइज वेक्टर में क्या होता है, पहले दूसरे लेक्चर में ही ट्रायंगल लॉ पढ़ाया जाता है, अलग अलग दो वेक्टर के ट्रायंगल लॉ, पैरेलग्राम लॉ से अनंत क्वेश्चन कराए जाते हैं और आप वहीं भंवर में फंस जाते हैं। बट जब आई कैप जे कैप आता है तब आपकी हवा निकल जाती है, रिजोल्यूशन जब आता है तब हवा निकल जाती है, और एक्चुअल आगे चल के आई कैप जे कैप के कैप या फिर हमारा रिजोल्यूशन वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपके ट्रायंगल लॉ पैरेलग्राम लॉ की लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्वेश्चंस, या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जहां पर दो, जैसे ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर से सॉल्व करते हैं हम लोग, वहां मल्टीपल वेक्टर से आई कैप जे कैप में कितने भी वेक्टर आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के इसकी बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी आपको जैसा जैसा बताते जा रहा हूं उतना ही चलो, ठीक है। तो एट दिस नोट ये लेक्चर हम एंड करते हैं। यहां पर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पूरा ले लिया है, लेक्चर की शुरुआत करी थी, जैसे मैंने बताया था कि आपको लेक्चर एंड होते होते पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में डिफरेंस पता चल जाएगा, जो कि पता चल गया होगा, क्वेश्चन भी कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक हमने जो सीखा है जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 8-10 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ताकि आपकी जो थ्योरी वाली चीजें हैं पीछे जो भी पढ़ी आपने वो ब्रश अप हो जाए, और उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेक्टर में ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।